दोस्तों नमस्कार। एक बार पीसीएम हब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज एक नया चैप्टर हम लोग लेकर के उपस्थित हुए हैं। हीट मीन्स उष्मा। आज हम उष्मा के बारे में पढ़ेंगे। उसकी परिभाषा कैसे मापते हैं, कैसी इकाई है, तापक्रम, विशिष्ट उष्मा, उष्मा को प्रभावित करने वाले कारक, कैलोरीमिति के सिद्धांत, इतने सारे टॉपिक्स लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर करके आइकॉन बटन को दबा दीजिएगा। तो मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले उष्मा कहते किसको हैं? दोस्तों, जब हम लोग धूप में निकलते हैं तो गर्म लगती है, बर्फ़ छूते हैं तो ठंडी लगती है। ये सारा जो कारण है इसका उष्मा है। यानी उष्मा के कारण ही, उष्मा अगर हम बॉडी में पड़ती है, हम लोग लेते हैं तो गर्म लगती है, और अगर बर्फ़ छूते हैं तो हमारा बॉडी से उष्मा निकलती है तो हमें क्या करती है? ठंडी लगती है। यानी आपने एक चीज़ अनुभव किया कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे ग्रहण करके वस्तु गर्म हो जाती है और त्याग कर ठंडी हो जाती है। यानी उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे ग्रहण करके वस्तु गर्म हो जाती है, गर्म और त्यागेगी तो ठंडी हो जाती है। तो उष्मा ऊर्जा है कैसे? उष्मा ऊर्जा है कैसे? एक क्वेश्चन आती है कि ऊर्जा है कैसे। तो सबसे पहले इसमें मात्रा, भार, आयतन नहीं होता है। मात्रा, भार, आयतन आदि इसमें नहीं होता है। अगर कोई वस्तु को गर्म करते हैं तो ना उसकी मात्रा बढ़ती है, ना भार बढ़ता है, ना वो आयतन उसकी आयतन बढ़ती है। यानी मात्रा, भार, आयतन वगैरह नहीं होती है। दूसरा, इसमें कार्य करने की क्षमता होती है। कार्य करने की क्षमता होती है। कैसे कार्य करती है? कार्य करने की क्षमता होती है कैसे? अगर हम घर में चावल बनाते हैं घर में, और उसको जब हम गर्म करते हैं तो कुछ देर के बाद जब चावल उबलता है तो जिस बर्तन में बनाते हैं उस पर अगर ढक्कन रखते हैं तो ढक्कन हिलने लगता है। तो आप यानी इसमें पावर है कि वो ढक्कन को हिला देता है। दूसरा मैं बताऊं, आपने सुना होगा पहले चलती थी वाष्प इंजन से रेलगाड़ी। तो वाष्प कोयला से पानी गर्म होता था और उसमें इतना पावर होता था कि वो उतनी बड़ी रेलगाड़ी को खींच लेता था। यानी इसमें कार्य करने की क्षमता होती है। और तीसरा होता है एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है इसका। कैसे होता है? स्थानांतरण होता है कैसे? जैसे कोयला को जब हम गर्म करते हैं, कोयला जब हम गर्म होती है तो उसे बहुत सारे गैसेस निकलती है, यानी उष्मा से वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। दूसरा, और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि बड़ा बड़ा जो विद्युत उत्पादन केंद्र है जहाँ कोयला से बिजली उत्पन्न होता है, कोयला जलाते हैं और वहाँ से विद्युत उत्पन्न होता है, और वो विद्युत तो सभी ऊर्जाओं का उत्पादन करता है। तो जब कोयला से बना विद्युत, अब विद्युत से सभी ऊर्जाओं का उत्पादन होता है। तो हम बोल देंगे कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है क्योंकि इसमें मात्रा, भार, आयतन नहीं होता है। इसमें कार्य करने की क्षमता होती है और इसे एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है, रूपांतरण होता है। यहाँ स्थानांतरण को रूपांतरण भी आप लिख सकते हैं, चेंजिंग होता है। अब मैं बताता हूँ इसके बाद, इसकी परिभाषा तो आपने जान ली, अब इसकी इकाई जानेंगे। इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है कैलोरी। उष्मा की इकाई होती है कैलोरी। किसे कहेंगे? 1 ग्राम शुद्ध जल लेंगे, 1 ग्राम शुद्ध जल, इसका तापक्रम बढ़ा देंगे 1 डिग्री सी। कितना बढ़ाएंगे? 1 डिग्री सी। 1 ग्राम शुद्ध जल का 1 ग्राम शुद्ध जल का गर्म करेंगे और तापक्रम बढ़ाएंगे 1 डिग्री सी। इसके लिए हमने जितना उष्मा दिए वो उष्मा कहलाएगा 1 कैलोरी। ये कहलाएगी 1 कैलोरी। फिर से मैं बोलूं,
1 ग्राम शुद्ध जल का तापक्रम 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे कहते हैं 1 कैलोरी। अब एक आती है एक दूसरा टॉपिक, तापक्रम मतलब टेम्परेचर। ये क्या होता है? यह एक तापीय अवस्था है, यह एक तापीय अवस्था है जो ऊष्मा प्रवाह के दिशा को निर्धारित करता है। मैं एक बार फिर से समझाऊंगा। निर्धारित करता है कैसे? यहाँ पर हम लोग सीखना चाहेंगे कि जैसे हम लोग बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, थर्मामीटर को इस प्रकार से लगा देता है और कुछ देर में बताता है आपका टेम्परेचर इतना हो गया। मतलब क्या हो गया? हमारे बॉडी से टेम्परेचर यहाँ पर थर्मामीटर आती है और जहाँ पे जिस लेवल पे जाता है, जिस मीटर रीडिंग पे जाता है और उसको देख करके लोग बताते हैं। यानी क्या एक तापीय अवस्था है, मतलब हमारी बॉडी से ऊष्मा इसमें आई थी, इसलिए मैं बोला कि यह एक तापीय अवस्था है जो ऊष्मा प्रवाह के दिशा को निर्धारित करता है। कौन? तापक्रम। इसकी इकाई होती है सेंटीग्रेड या सेल्सियस। दूसरी इकाई होती है फ़ारेनहाइट और ये होती है केल्विन। इसको डिनोट करते हैं के से, फ़ारेनहाइट, यहाँ डिग्री सी, यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट। आप इस तरह भी इसको इकाई बता सकते हैं। अब दोनों को मापते कैसे है ना? ऊष्मा को मापते हैं हम लोग कैलोरीमीटर से, इसको मापते हैं कैलोरीमीटर से और इसको मापते हैं, तापक्रम को मापते हैं थर्मामीटर से। तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ अंतर सिखाया। पहला अंतर है ना, पहला अंतर सिखाया, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और तापक्रम एक प्रकार का प्रभाव है। दूसरा अंतर मैंने बताया, इसकी इकाई होती है इसकी इकाई होती है कैलोरी और इसकी इकाई होती है सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन। इसे मापते हैं कैलोरीमीटर से, इसे मापते हैं थर्मामीटर से। तो आपको परीक्षा में अगर अंतर आती है तो 3 अंतर। अब यहाँ पर दूसरा होगा, मैं यहाँ पढ़ाऊंगा अभी कैलोरीमिति का सिद्धांत। एक नया वर्ड है कैलोरीमिति, कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं, खूब बढ़िया समझ में आ जाएगा। हम लोग ठंडे दिन में नहाते हैं गर्म जल से, तो लोग क्या करते हैं, कॉमन पहले करते थे, बाल्टी ये पहले पानी को गर्म करते थे और दूसरी ठंडी पानी लेते थे, दोनों को मिला देते थे, है ना। अगर गर्म जल को लेकर के शरीर पे डालेंगे तो क्या होगा, फफोले पड़ जाएंगे। ठंडा से लगे नहाएंगे तो क्या होता है, ठंडी ज़्यादा लगेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पानी को मिला देते थे, मिला करके शरीर पे अगर डालते हैं तो नहाने में आनंद आता है। तो आपने देखा गर्म पानी और ठंडा पानी जब मिलाते हैं तो ठंडा पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और गर्म पानी का टेम्परेचर कम होता है। तो मैंने यहाँ पर बताया गर्म जल लिया और यहाँ लिया ठंडा जल, ये दोनों को लेकर के दोनों को मिक्सअप कर दिया। मिक्सअप किया तो ये गर्म जल इसमें, ठंडा जल इसमें, दोनों को मिला दिया और इससे हम लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर एक कैलोरीमिति का सिद्धांत है। कैसे, ये मैंने एग्जाम्पल दिया था, अब इसको हम लिखिए कैसे। जब दो, मान लिया कि ये दो वस्तुएं हैं, दोनों का तापक्रम असमान है, दोनों का तापक्रम आसान है, ये ज़्यादा है और ये वाला कम है, इसमें ज़्यादा इसमें कम, दोनों को अब एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं, गर्म वाली को भी और ठंडी वालों को। जब दोनों को संपर्क में रखते हैं तो गर्म वाली अपनी उष्मा देती है ठंडे वाले को और जो देती है उष्मा उसको ये ग्रहण करता है। और ये क्रिया तब तक होती है जब दोनों का तापक्रम बराबर ना हो जाए, यानी ये गर्म वाली उष्मा देगी ठंडा वाला को और जब दोनों का तापक्रम बराबर हो जाएगा तो पूरे जल का तापक्रम समान हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से डिफाइन करूं, जब दो असमान तापक्रम वाले वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो गर्म वस्तु उष्मा का त्याग करती है और ठंडी वस्तु उस उष्मा को ग्रहण करती है। ये क्रिया तब तक होती है जब तक दोनों का तापक्रम समान ना हो जाए। ये हुआ कैलोरीमिति का सिद्धांत। एक बार फिर से मैं बोलूं, शायद
सुनने में अगर आपको असुविधा हुई होगी तो मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ। जब दो असमान तापक्रम वाले वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो गर्म वस्तु उष्मा का त्याग करती है, ठंडी वस्तु इसको ग्रहण करती है। कब तक? जब तक दोनों का तापक्रम समान ना हो जाए। ये है कैलोरीमिति का सिद्धांत। अब एक चीज मैं पढ़ाता हूं। उष्मा की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, उष्मा के मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, माने कहाँ पे उष्मा ज़्यादा लगेगा और कहाँ कम लगेगा, इसको उष्मा की मात्रा को कौन कौन प्रभावित करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल समझाऊं। पहला होता है वस्तु की मात्रा पर, वस्तु की मात्रा पर। इसका एग्जाम्पल मैं समझाऊं। बहुत सिंपल, आपके घर में डेली काम होता है। घर में भात भी बनते हैं और चाय भी बनता है। भात वाली जो तसली होती है बड़ी होती है, उसमें ज़्यादा जल डाला जाता है। और चाय वाले केतली में अगर 4 आदमी का चाय बनाना है और 4 आदमी का भात बनाना है तो भात वाले में ज़्यादा जल डाला जाता है और चाय में कम जल डाला जाता है और दोनों को उबाला जाता है। तो हम देखते हैं चाय जल्दी उबल जाता है, यानी कम जल था तो जल्दी उबल गया, ज़्यादा जल है तो उसमें ज़्यादा समय लगता है, यानी उसको उष्मा ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक यहीं पे डिपेंड करता है वस्तु की मात्रा। वस्तु की मात्रा ज़्यादा होगी तो यानी वस्तु की मात्रा के समानुपाती होता है। जो उष्मा देंगे, वस्तु की मात्रा अधिक होगी तो ज़्यादा उष्मा देना होगा, मात्रा कम होगी तो कम उष्मा देना होगा। अर्थात यहाँ हो जाएगा H समानुपाती हो जाएगा M का। मात्रा बढ़ेगी तो उष्मा बढ़ेगा, मात्रा घटेगी तो उष्मा घटेगा। दूसरा, तापक्रम में परिवर्तन। तापक्रम में परिवर्तन एक मैं समझाऊं, जरा गौर से देखिएगा। पापा ने बोला बेटा पीने के लिए गर्म जल दो, तो आप जल को गर्म करेंगे तो उबाल के नहीं देंगे। उबाल के देंगे तो क्या होगा, जल में लेंगे मुंह में तो फफोला पड़ जाएगा। और चाय के अगर फिर पापा बोले कि बेटा चाय बना के देना, तो हम लोग क्या करते हैं, चाय के जल को उबालते हैं। तो यहाँ पर मैं बताया जब पानी के लिए पीने के लिए जब मांगते हैं तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा गर्म कर करके दे देते हो, मतलब उसका टेम्परेचर कम रहता है बनस्पत की चाय से, तो उसको हम लोग आराम से पीते हैं। तो आपने क्या दिया, जब आप बनाने गए तो कम उष्मा में भी देने से टेम्परेचर कम रहा, और ज़्यादा उष्मा देंगे तो चाय उबलने लगता है, यानी उष्मा ज़्यादा देर तक देते हैं। तो मैंने बोला कम उष्मा दिए तो थोड़ा सा पीने लग हुआ, जिसको हम आराम से पी लें, और जब ज़्यादा उष्मा देते तो उसको फूक फूक कर पीना पड़ता है, यानी वो ज़्यादा उसका टेम्परेचर हो जाता है। यानी टेम्परेचर में, तापक्रम में अगर आप परिवर्तन करते हैं, जैसे 1 डिग्री सी बढ़ाना है तो थोड़ा सा उष्मा देंगे, 10 डिग्री करना है तो थोड़ा ज़्यादा उष्मा देंगे, 100 डिग्री करना है तो और उष्मा देंगे, तो और ज़्यादा उष्मा देंगे। तो कहने का मतलब जैसे जैसे हम तापक्रम बढ़ाते हैं वैसे वैसे उष्मा ज़्यादा देते हैं। यहाँ पर थोड़ा उष्मा दिए, यानी यहाँ पर आपने सीखा कि H समानुपाती होता है किसका, T का। तीसरा डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर। जिस प्रकार से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो सारे बच्चे एक समान ग्रहण नहीं करते हैं। कोई बच्चा 1 बार में सीख जाता है, कोई 2 बार में सीखता है, कोई 3 बार में सीखता है, कोई 13 बार में सीखता है, कोई सीखता भी नहीं है। उसी तरह से जितने भी पदार्थ हैं सबको उष्मा ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। कैसे, जैसे चांदी है वो तुरंत गर्म हो जाता है, लोहा और ज़्यादा देर लगता है, लेकिन अगर वो लकड़ी है उसको आप गर्म करेंगे तो गर्म होगा नहीं, वो जल जाएगा। तो हर पदार्थ की प्रकृति अलग अलग होती है। इसको आप विशिष्ट उष्मा भी बोल सकते हैं, विशिष्ट उष्मा पर। तो अभी मैं मेनली ये 3 समझाया। अब तीनों देखिए, आपने यहाँ पर कैलकुलेशन में समझाऊं, H समानुपाती है M का और यहाँ पर H समानुपाती है T का, यानी H समानुपाती था M का और H समानुपाती था T का, दोनों को मिलाया H समानुपाती हो गया MT। या लिखेंगे H समानुपाती MST, जहाँ S बराबर हो गया स्थिरांक, सॉरी H बराबर MST, जहाँ S बराबर स्थिरांक, जिस S को बोलते हैं विशिष्ट उष्मा। या होगा S बराबर H बटा MT। अब एक फार्मूला ये बना, उष्मा निकालनी है, विशिष्ट उष्मा दिया हो तो उस उष्मा की कितनी मात्रा लगी, न्यूमेरिकल इससे बन जाएगा। और यहाँ से विशिष्ट उष्मा की हम परिभाषा निकाल रहे हैं। यदि M बराबर 1 और T बराबर 1 डिग्री C है, एक बार फिर से
अगर m बराबर 1 है, इकाई है, इसका टेम्परेचर कितना है 1 डिग्री C है, तो हो जाता है S बराबर होता है H। तो हमने विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा देंगे, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा देंगे। 1 ग्राम या इकाई मात्रा का तापक्रम 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, मात्रा आपने लिया था 1, तापक्रम बढ़ाया 1, इसके लिए आपने जितना ऊष्मा दिया वो ऊष्मा कहलाएगा विशिष्ट ऊष्मा। मैं एक बार फिर से बोलूं, इकाई मात्रा का तापक्रम 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब हम इसकी इकाई निकालते हैं। इसकी इकाई कैसे निकलेगा, इजीली देखिएगा। अगर एक कैलकुलेशन मालूम है तो आप ये जब मालूम है तो आप इससे आप आराम से इकाई निकाल सकते हैं। सीधे से मैं बताऊं, ऊष्मा की इकाई होती कैलोरी, अब बटा में मात्रा है और तापक्रम है, तो यहां लिखेंगे प्रति ग्राम प्रति डिग्री C, और SI में लिखेंगे तो ऊष्मा की इकाई होती है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। एक बार यानी यहाँ पर SI में विशिष्ट ऊष्मा की आपने CGS और SI इकाई निकाली। इस तरह हमने ऊष्मा चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छा लगा तो अपनों दोस्तों को बताएं, साथ में लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।